नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार। 3 विधानसभाओं में होगी जनसभाएं और रोड शो। सिवान में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में भी होंगे शामिल। जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम धामी। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से भी मांगेंगे वोट। प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में भी होगी जनसभा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर हैं और आज सिवान में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। देवेश कांत के लिए जनता से वोट देने की भी अपील करेंगे। तो प्रत्याशी अरुण देवी में भी समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 विधानसभाओं में होगी जनसभाएं और इस दौरान रोड शो भी होगा। सिवान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और देवेश कांत सिंह के लिए प्रचार प्रसार ये किया जाएगा। जनसभा और रोड शो मुख्यमंत्री धामी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार दौरे में हैं और इस दौरान वो वहां पर जनसभा और रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। जहां जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री आज बिहार दौरे पर हैं और किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से चुनाव का बिगुल बच चुका है, उस चुनाव को लेकर के पार्टी लेवल पर उनकी जो है वहां पर जिम्मेदारी लगाई गई है। और इससे देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको बिहार में भी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह 3 जनसभाओं में हिस्सा ले जो है नामांकन की प्रक्रिया आज प्रारंभ हो रही है। उसमें जो है 3 जनसभाओं में का जो जनसभाएं रखी गई हैं उसको लेकर के उसमें वहां जाएंगे, रोड शो भी करेंगे, नामांकन सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि वहां के जो प्रत्याशी है उनके साथ वो वहीं अगर देखा जाए तो गोरिया कोठी की बात हो, चाहे फिर सिवान की बात हो, चाहे इसके साथ वासिलगंज की बात हो, तो ये तीनों इलाकों में जो है जनसभाएं होनी है। पहले वहां पर नामांकन प्रक्रिया होगी, उस दौरान भी वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उसके बाद रोड शो की जो रखा गया है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो है जहां नामांकन जनसभा रखी गई है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को संबोधन करेंगे, उनसे प्रचार प्रसार के साथ वोट करने की अपील भी करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी लेवल पर उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज वह पहली जनसभा की अगर हम बात करें तो करीब 11 बजे वहां पर जो है उसे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरे लेकर पार्टी लेवल पर उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और बीजेपी का जो एनडीए पूरा जो है वहां पर सीटों का बंटवारा है, उसके बाद तमाम जगह पर जो है जिम्मेदारियां जो है सौंपी जा रही हैं। उसके अलावा जो है कई बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी वहां पर लगाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है सबसे अहम जो है वो बिहार चुनाव इस वक्त बना हुआ है एनडीए के लिए। और एनडीए जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर के तमाम जो मुख्यमंत्री है उनकी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसी क्रम में जहां योगी आदित्यनाथ को भी कई जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज 3 जनसभाओं में संबोधित करेंगे और वहां पर प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल योगेश, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि रोड शो भी किया जाएगा, जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको धामी उठा सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी भी लगाई जाती है ताकि प्रत्याशियों को जिताने का काम कर सके। आज वोट तो देने की अपील करेंगे, लेकिन किन मुद्दों के साथ ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, जिस उस चुनावी जनसभा में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो वह उत्तराखंड की कई चीज़ों को गिना का काम करते हैं, वहीं केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर भी प्रकाश डालने का काम करते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, तो इसको लेकर भी वह वहाँ पर जो है व्याख्यान करते हुए नजर आएंगे। ये भी वहाँ पर जो है गिनाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के पूरे देश भर में जिस तरह से अभियान चल रहा है, स्वदेशी अपनाओं को लेकर अभियान चल रहा है, जीएसटी की दरें कम की गई हैं, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है जनसभा में कहते हुए नजर आ सकते हैं कि आज किस तरह से देखिए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है आत्मनिर्भर भारत
बढ़ रहे हैं, लगातार उस पर जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, घर घर स्वदेशी पहुंचे उसकी अपील की जा रही है, जीएसटी की दरें कम कर लोगों को राहत देने की बात की है। तो इस तरह के मुद्दों को गिनाकर जो है आकर्षित करने का काम करेंगे ताकि जो है जनता जो है उस एनडीए के पक्ष में वोट करे, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर उनके पक्ष में वोट करते हुए नजर आए। तो तमाम उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि इस पूरी जनसभाओं के बाद जो है आज उनको दिल्ली भी जाना है, देर शाम फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 जनसभाएं और रोड शो में शामिल होना है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपावली से पहले मसूरी में अग्निशमन विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग की तरफ से पर्चे बांटकर लोगों को नियमों के बारे में बताया जा रहा है। पटाखे लगाने वाले व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें और नियमों का खास तौर पर पालन करें। बाजार में सजने वाली दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखने के निर्देश भी इस दौरान जारी किए गए हैं। कि अपनी तरफ से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के और आईजी साहब, डीआईजी साहब सभी के निर्देशों का पालन करते हुए हमें ये बताया गया कि मसूरी के तंग गलियां होने के कारण मतलब ये जो रास्ते में पटाखे की दुकान लगा देते हैं या भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ भाड़ में हमारी जो फायर की गाड़ियां हैं ये आराम से निकल सके और किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसीलिए मैं सारी मसूरी की जनता से अपील भी करता हूं और उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। जो पटाखे लगाने वाले हैं उनको किस तरीके से दिशा किया गया है? उनको हमारे कानून बनाए उनके लिए ये बनाया गया है कि एक सीमित मात्रा तक ही वो पटाखों को रखेंगे और उनके जो लाइसेंस बनाए गए हैं लाइसेंस के अनुसार ही मतलब रखें और अपने पास पानी की बाल्टी या इस प्रकार की कोई भी वो रखेंगे। ठीक है। जो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है हाँ, तो उसके लिए हमारे पे अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पे 3 वाहन हैं इस समय। एक बैकपैक सेट है जिसे हम रनिंग में रखेंगे और एक गाड़ी हम कुरड़ी में लगाएंगे और एक गाड़ी उसे चौक पे लगाएंगे। सर टोटल कितना इस समय कितना बल आपके पास मौजूद है? हमारे बल के हिसाब से तो हमारे पे कम से कम 15-20 आदमी हमारे पे हैं, 15-20 हैं। तो 3 गाड़ियां हैं तो उस हिसाब से हम सारे। हरिद्वार में भादराबाद पुलिस ने वाहन से 300 केजी संदिग्ध गोमांस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रुड़की से हरिद्वार की ओर आ रही संदिग्ध कार को क्रिस्टल वर्ड के पास घेराबंदी कर रोक लिया है। कार में सवार 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गोमांस की डिलीवरी ज्वालापुर और भडेड़ी क्षेत्र में की जानी थी। पुलिस ने मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाकर गोमांस के नमूने लिए और बरामद मांस को अम्लीय छिड़काव कर नष्ट भी कर दिया है। कोर्ट ने यूके पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को भी कहा है। सरकार ने इस मामले में आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 हफ्ते का समय। हाकम सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। इस मामले में सरकार ने विस्तृत जवाब और अपनी आपत्ति कराने के लिए 2 सप्ताह का भी समय मांगा है। जो चीज हुई नहीं, अपराध हुआ ही नहीं, अरेस्ट हो गए, उसको ये नहीं ग्राउंड दिया कि तो क्यों अरेस्ट हो रहा है। एक 9 तारीख को एक वीडियो किसी गौड़ के नाम से हुआ, अभियर से गौड़ अभी तो झूठा बोल सकता है, उसको फंसाने के लिए गौड़ किसी से पैसा लेके नाम को भी तो ले सकता है। ये ऑथेंटिसिटी का एक और आपने कह दिया हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और एसआईटी की जब तक कोई फाइंडिंग नहीं है पहले उसको लिया, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी जो एक प्रीशियस राइट है संविधान में लिखा हुआ है और उसका हनन कर दिया आपने। तो खैर अब अपने नोटिस किया, उनको कहा जवाब दाखिल करो, तो देखिए अब सरकार क्या जवाब देती है, हम उसको लड़ेंगे। ये बड़ी दुखद घटना है। आदमी एक बार किसी भी ढंग से अगर आपकी नजर में आ गया और उसके पीछे राजनेता अपने खेल रहे, उसे एक आदमी को शील्ड बनाकर अगर अपराधी ये पकड़ो उसको, अब क्या करेगी जब तुमने ये कर दिया कि ये
नहीं किया है तो फिर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब? नाम देने वाला है ना, वो अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करने वाला, ना वो किसी से पेपर सेटर है, ना पेपर बनाने वाला, ना ट्रांसपोर्टर है। आपसे कह रहे उसने पेपर लीक कर दिया। आपने एक कमीशन बनाया है, अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, और दुनिया भर के आपने प्रिंटर करोड़ों का आप ठेका देते हैं, छापने का ठेका देते हैं, ट्रांसपोर्ट का ठेका देते हैं, और सब उसकी आड़ में जितना के लिए आए और ये कॉस्ट काट दिया जाए और उसको बेच दिया जाए। हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर गृह सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि किस अधिकारी की वजह से ये गलती हुई है, उसका नाम कोर्ट को बताया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किस आधार पर यह कह दिया गया है कि वोटिंग लिस्ट का समय समाप्त हो गया है, जबकि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। कोर्ट ने इसे स्पष्ट कर जवाब पेश करने के साथ ही आयोग के अधिकारियों से जवाबी हल्फनामा दायर करने को भी कहा है। मामला ये सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें वर्ष 2021 में इस परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट हुआ था और जो अंतिम चयन था वो फरवरी 2023 में हुआ। तत्पश्चात एक सूची जारी की गई 61 लोगों की, जिनको नियुक्ति दी गई। 7 लोग उनमें से थे जो कि नियुक्ति लेने के लिए नहीं आए। तत्पश्चात पुनः लोक सेवा आयोग को एक अध्याचन भेजा गया कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाए और उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में जो ये पत्राचार चलता रहा, इसमें अनावश्यक रूप से डिले हुआ। इसमें अमन गुप्ता जी को जनवरी 2025 में मेडिकल के लिए बुलाया गया और तत्पश्चात ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कोर्ट ने ये कहा कि जो ये अननेसेसरी डिले हुआ है, इसके लिए कौन ऑफिसर जिम्मेदार है, उनका नाम कोर्ट को बताए। हालांकि सरकार ने आज एक हलफनामा दायर किया, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम नहीं खोला। जो कोर्ट ने अधिकारियों से ये जानना चाहा है कि कौन वो दोषी अधिकारी हैं जिनके कारण से सारी प्रक्रिया में इतनी देरी हुई। एक रिक्रूटमेंट जब अंतिम रूप से होता है तो उसमें कई सारे कैंडिडेट्स चयनित होते हैं। अब कुछ पदों के लिए अनावश्यक रूप से दोबारा एडवर्टाइजमेंट करके अपॉइंटमेंट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए कोर्ट ने मैटर को सुनते हुए आगे मामले में 28 अक्टूबर की डेट फिक्स करी। पढ़ेंगे नैनीताल के तल्लीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मल्लीताल क्षेत्र की नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री देव सिंह को कड़ी सजा देने की मांग भी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बेटियों के साथ प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं। नैनीताल में दीपावली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। 2 अलग-अलग स्थानों में पुलिस ने कई जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5.66 लाख कैश भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के सभागार में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में नैनीताल विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहली बार नैनीताल पहुंचे प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी इस दौरान किया है। ऐसे में कुंदन सिंह परिहार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती तक चलने वाला है। इस अभियान का मूल मंत्र है स्वदेशी। हम केवल आर्थिक आधार पर स्वदेशी का विचार नहीं करें, हम विचार से भी स्वदेशी करें, भाव से विचार स्वदेशी का आचरण करें, आचार व्यवहार से हम स्वदेशी अपने जीवन में अपनाएं। तो इस स्वदेशी को लेकर के जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और जो हमारा एक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मैं समझता हूं कि इस स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना पूर्ण होगी।
देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, हमारे जो उत्पादक हैं, अगर हम उनकी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, छोटे छोटे जो हमारे कारीगर हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो जब सबको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा। कार्यकर्ता हमारे बहुत हर्षोल्लास के साथ काम कर रहे हैं। हमारा संगठन पहले से ही बहुत दृढ़ है और आगे भी जो हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ का विस्तार होना है और जो हमारा एक 2027 का जो लक्ष्य है कि इस प्रदेश में एक बड़ी विजय के साथ हम लोग हैट्रिक करेंगे। चमोली के नवनियुक्त डीएम गौरव कुमार ने पदभार संभाल लिया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुष्प गुच्छ भी भेंट कर स्वागत उनका किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में आपदा और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ ही सभागार में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बैठक ली। बैठक में सभी का परिचय जाना और कहा है कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा है। नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, आमजन की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डीएम रयाल ने कहा है कि जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में भी युवाओं को प्रशिक्षण कराएंगे। शिक्षकों के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है। उस दिन उनके पास खाली समय होता है तो वो स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन। रामनगर के मालघन चौड़ स्थित फोटो जंगल सफारी गेट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जताई। जनप्रतिनिधियों ने वन क्षेत्राधिकारी फोटो रेंज को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाए हैं कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा फोटो सफारी जोन कैंटीन का टेंडर पूरी तरह से नियमों के खिलाफ जारी किया गया है। उनका कहना है कि टेंडर में रखी गई शर्तें इतनी कड़ी हैं कि स्थानीय महिला समूह और बेरोजगार युवाओं के लिए उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। मांग क्या है? हमने आज एक स्थानीय लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक ज्ञापन अपने वन क्षेत्राधिकारी महोदय जी को दिया है। यहाँ पर वो इसलिए दिया है कि जो अभी पूर्व में हमने डीएफओ महोदय से एक ज्ञापन दिया था उनको कि भाई स्थानीय युवाओं को या स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। इसी क्रम में डीएफओ महोदय ने टेंडर प्रक्रिया के तहत कैंटीन का, फाटू कैंटीन का टेंडर निकाला है, जिसमें स्थानीय महिला समूह, स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी मांग माननीय डीएफओ महोदय जी से है कि इस टेंडर प्रक्रिया को सरलीकरण कर इसका पहले तो इसको निरस्त करें और स्थानीय युवाओं से, स्थानीय महिलाओं जो समूह है उनको बैठाकर इस पे एक वार्तालाप करें। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे मालधन में कोई भी सुविधाएं आती है, सबसे पहले जो है कि वरीयता तो देनी चाहिए, मालधन के लोगों को देनी चाहिए। यहाँ हमारे वहाँ कम से कम, नंबर 2 की बात करती हूँ अपने, तो यहाँ कम से कम हमारे 30 समूह है। तो जो भी काम यहाँ आ रहे हैं पहले हमारे समूह वालों को वो काम दिए जाए और बाहर वाले लोग यहाँ ना आए। हमारे समूह के उन महिलाओं को पहले यहाँ पे काम दिया जाए, क्योंकि हमारी महिला समूह को कम से कम 8-9 साल हमको समूह में जुड़े हो गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सुविधाएं अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। आते हैं अभी आगे जो भी हमारे यहाँ चाहे ये रेस्टोरेंट खुले हैं, जो भी खुले हैं, इनको बाहर के आके लोग इसको ना चलाएं, हमारे समूह की महिलाएं चलाएं। यही हम अपील करते हैं कि ताकि हमारे महिलाएं अपनी आजीविका को बढ़ा सकें और उनका मान सम्मान भी यहाँ पे बना रहे। ये कैंटीन जो यहाँ पे है फाटा जोन अंदर कोई कैंटीन है, इस कैंटीन के लिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है आज कि वहाँ ये कैंटीन जो है और को न दिया जाए। ये कैंटीन जो है सबसे पहले जो वरीयता देनी चाहिए हमारे समूह की महिलाओं को देनी चाहिए। यही इसीलिए हमने ये ज्ञापन दिया है।
पर्यटन नगरी और कुमाऊं का द्वार कहलाने वाला रामनगर अब सिर्फ अपनी खूबसूरती और कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए नहीं बल्कि सख्त कानून व्यवस्था के लिए भी चर्चा में है। हाल ही में सुशील कुमार ने रामनगर कोतवाली प्रभारी का कार्यभार संभाला है और चार्ज लेते उन्होंने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है। रामनगर में अब कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।